हेलो स्टूडेंट्स, झारखंड 360 डिग्री एमसीक्यू के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम लोग पूरा बुक कवर कर रहे हैं। ये किताब जो है वो डीएसपी सर और बैद्यनाथ सर के द्वारा तैयार की गई किताब है और किताब में जो क्वेश्चंस है एमसीक्यू के फॉर्म में है और उसके नीचे उसका व्याख्या भी दिया हुआ है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आप जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी कर रहे हो, झारखंड के किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको झारखंड सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन पूछता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए इसको कवर करते हैं, इस बुक को 52 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि 51 नंबर क्वेश्चन तक तो हो चुका था। तो आज हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन से करेंगे कि निम्न में से कौन महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत है। तो इसका सही आंसर है डी। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है उसके हिसाब से पहला है जनानी झूमर अग्नई डमकत झूमता अविवा झंझाइन। तो तीनों के तीनों जो गीत है वो महिलाएं गाती हैं, इसलिए हम लोग उपयुक्त सभी टिक लगाएं। जनानी झूमर अंगनई डमचा झूमता एवं विवाह झंझाइन महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत हैं। ठीक है, इसको बड़ा कर देनी। अगला क्वेश्चन देखिए, झूमर गीत किस राग में गाया जाता है। तो इसका सही आंसर है झूमर राग में। झूमर गीत झूमर राग में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा सोहराय और अन्य जनजातीय त्योहारों में समूह नृत्य और गायन में किस राग के विविध प्रकार प्रकट होते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, झूमर राग। कर्मा सोहराय और अन्य जनजातीय त्योहारों में समूह नृत्य और गायन में झूमर राग के विविध प्रकार प्रकट होते हैं, झूमर राग। ठीक। नेक्स्ट है, जतरा धरिया अषाढ़ी कर्मा मट्ठा तथा जदुरा किस जनजाति के लोकगीत है। तो ये हैं उरांव के। इस टाइप का 2-3 नाम जब आए तो एक बार रुक करके आप पढ़ लीजिए। ठीक है, जतरा धरिया अषाढ़ी कर्मा मट्ठा तथा जदुरा उरांव जनजाति के लोकगीत हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब टॉपिक ही चेंज हो गया और आ गया लोक नाट्य। यहाँ नाटक भी बहुत चलता है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, निम्न में से किस लोक नृत्य में जट जाटिन के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। तो ए सही है, जट से जाटिन। जट जाटिन लोक नृत्य में जट जाटिन के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। जट जाटिन तथा भकुली बंका लोक नाट्य का आयोजन सावन से कार्तिक माह में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है, कीर्तनिया लोकनाट्य का संबंध किस देवता से है। तो इसका सही आंसर है श्री कृष्ण। इसके अंतर्गत गायन के माध्यम से भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। हम लोग ऐसे भी कहते हैं ना, कीर्तन में जनरली कृष्ण भगवान का हरे राम हरे कृष्णा होता है, तो वही है कीर्तनिया। और उस लोकनाट्य है तो उसमें भी श्री कृष्ण की ही चर्चा होती है। ठीक है। 8 नंबर वाद्य यंत्र है। ठीक है, केंद्री सारंगी भुआंग एकतारा गुप्पी तथा टुईला किस प्रकार का वाद्य है। तो इसका सही आंसर है तंतु वाद्य। केंद्री सारंगी भुआंग एकतारा गुप्पी तथा टोयला एक सुधीर, गलत लिखा हुआ है, तंतु वाद्य है। ठीक है, सुधीर वाद्य उसको जिसको आप फूंक के बजाएं, ये तंतु वाद्य है। 59 नंबर, बांसुरी सनाई सनाई नहीं सहनाई सिंगा निशान शंख तथा मदन भेरी किस प्रकार के वाद्य हैं। तो ये आपका सुशीर वाद्य है। इसका मतलब कि आप बांसुरी को सहनाई को फूंक के बजाते हैं ना, तो सुशीर वाद्य हो गया। बांसुरी सहनाई सिंगा निशान शंख तथा मदन भेरी एक प्रकार के सुशीर वाद्य हैं। ठीक है। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन, मांदर ढोल ढाक धमसा नगाड़ा कारहा चांगू ढप तासा डमरू खंजरी बिसक ढाकी तथा जूड़ी नागरा किस प्रकार के वाद्य हैं। तो ये है औनद वाद्य, यानी कि उसको पीट पीट के कोई छड़ी से डंडे से मार मार के बजाया जाता है। ठीक है, तो औनद वाद्य हो गया। मांदर ढोल ढाक धमसा नगाड़ा कारहा चांगू ढप तासा डमरू खंजरी बिसक ढाकी तथा जूड़ी नागरा एक प्रकार के औनद वाद्य हैं। ठीक है, जिसको पीट पीट के बजाया जाता है। अगला है 61 नंबर, झाल झांझ करताल घंटा थाला मंदिरा तथा काठी का संबंध किस वाद्य से है। तो यह है घन वाद्य से। ताल झांझ करताल घंटा थाला मंदिरा तथा काठी का संबंध घन वाद्य से है। ठीक है। अगला है
62 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय सुसीर वाद्य कौन सा है? तो इसका आंसर है बांसुरी। यह झारखंड का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है जो बांस द्वारा निर्मित किया जाता है। सामान्यतः बांस के गोले में 4 छेद होते हैं जो ध्वनि को विशिष्टता देते हैं, यानी कि उंगली से कभी 1 या 2 को बंद किया जाता है, 1 या 2 को खुला छोड़ा जाता है, जिससे राग में डिफरेंस आता है। डोंगी नामक बांस से अच्छी बांसुरी बनाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। डोंगी कैसा बांस? तो डोंगी नामक बांस, ठीक है। अगला क्वेश्चन 63 में कहता है कि निम्न में से कौन संथालों का प्रिय वाद्य है? तो केंद्री और भुआंग इनका बहुत ही प्रसिद्ध और प्रिय वाद्य है, तो बी और सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, झारखंड का प्राचीनतम सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य कौन सा है? तो यह है मांदर। यहाँ मांदर बाजे रे, ढोल बाजे रे, बहुत गाना होता है ना। तो ए, यह झारखंड का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसे तुम्दक भी कहते हैं। इसका निर्माण मिट्टी या लकड़ी के गोलाकार खोल के दोनों सिरों पर चमड़ा मढ़कर किया जाता है। गढ़ने के लिए बंदर या बकरे के चमड़े का प्रयोग मिलाया जाता है। वादक इस उपकरण को रस्सी के सहारे कंधे से लटकाकर बजाता है, जिससे गूंजदार आवाज़ निकलती है। झारखंड में होने वाले सभी प्रमुख नृत्यों में इसका प्रयोग आवश्यक है। किसका प्रयोग? मांदर का, ठीक है। तो सबसे प्राचीनतम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य पूछे तो मांदर सही हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाद्य को झारखंडी वायलिन के नाम से जानते हैं? तो हम लोग केंद्री को जानते हैं, ठीक है, केंद्रा। इसका निर्माण खोखले बांस की छड़ी के दोनों सिरों पर सूखी लौकी के 2 गोलाकार खोलों को बांध कर किया जाता है। साथ ही दोनों छोरों पर लकड़ी की बनी खूंटी के तारों को बांधा जाता है। इसे झारखंडी वायलिन कहते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में यह स्थान सारंगी को प्राप्त है। इसकी ध्वनि तारों के ऊपर कमानी चलाने से आवाज़ निकलती है, ठीक है, केंद्री। अगला क्वेश्चन है 66, किस नृत्य में धमसा की आवाज़ से युद्ध और सैनिक प्रमाण जैसे दृश्यों को साकार दिया जाता है? तो छऊ नृत्य। छऊ नृत्य में धमसा की आवाज़ से युद्ध और सैनिक प्रमाण जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है। धमसा वाद्य की आकृति कढ़ाई जैसी होती है। कैसी होती है? कढ़ाई जैसी होती है, ठीक है। अब पूछ रहा है 67 सहनाई। सहनाई को सर सनाई सनाई लिख दिए हैं, ठीक है। सहनाई है ये, तो ये इसका मंगल वाद्य है। क्यों? आप लोग देखे होंगे कि शादी विवाह में सहनाई बजाया जाता है। यहाँ तक कि 2 सहनाई को का चित्र भी दीवार पे बना दिया जाता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि अच्छे इस घर में शादी हो रहा है ना। सहनाई एक प्रकार का मंगल वाद्य है। इस वाद्य का प्रयोग शादी विवाह, पर्व त्यौहार, नटुआ नृत्य, छऊ नृत्य, पैका नृत्य आदि के अवसर पर भी किया जाता है। 68, झारखंड के एक तारा वाद्य यंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, एक तारा के बारे में अब कथन पढ़िए और सही बताइए, ठीक है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है, नहीं। पहला क्यों है, एक तारा वाद्य यंत्र एक तार से बना हुआ है, वाद्य यंत्र है इसलिए एक तारा कहलाता है, ठीक है। एक तारा वाद्य यंत्र के निर्माण हेतु लौकी की आधा कटा सूखा खोल लेकर उसे चमड़े से मढ़ दिया जाता है तथा लौकी के दोनों सिरों में धातु की 2 खपचियाँ लगाई जाती हैं। तो धातु की नहीं, बांस की खपची लगाई जाती है, धातु का यूज़ नहीं होता है इसमें। इन्हीं दोनों खपचियों में लगे तार को अंगुली या धातु के टुकड़े से छेड़कर ध्वनि निकाली जाती है। ये तो हम लोग बोले गलत हो गया ना। और चौथा है, एक तारा वाद्य यंत्र का प्रयोग मूलतः साधु फकीरों द्वारा भक्ति भजन के लिए किया जाता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है कि बी सही है। 1, 3 और 4 कथन सही था, दूसरा तो हम लोग जाने कि गलत निकल गया वो। तो बी आंसर, एक तारा वाद्य यंत्र एक तार से बना हुआ वाद्य यंत्र है, इसलिए एक तारा कहलाता है। एक तारा वाद्य यंत्र के निर्माण हेतु लौकी की आधा कटा सूखा खोल लेकर उसे चमड़े से मढ़ दिया जाता है तथा लौकी के दोनों सिरों में बांस की 2 खपचियाँ लगाई जाती है। इन्हीं दोनों खपचियों में लगे तार को अंगुली या धातु के टुकड़े से छेड़कर ध्वनि निकाली जाती है। एक तारा वाद्य यंत्र का प्रयोग मूलतः साधु फकीरों द्वारा भक्ति भजन के लिए किया जाता है। आप साधु फकीर के हाथ में इस चीज़ को देख लेंगे, मिल जाएगा उन्हीं के पास। झारखंड के बनम वाद्य यंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पढ़ते जाइए। तो पहला कथन कहता है कि बनम वाद्य यंत्र का प्रयोग मूलतः संथाल जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है, ठीक है, ठीक है।
बनम वाद्य यंत्र का निर्माण नारियल के खोल को आधा काटकर उसके ऊपर गाय का चमड़ा मढ़कर किया जाता है। ये भी ठीक है। खोल से ही लकड़ी या बांस की डंड जुड़ा होता है और डंड में लगी खूंटी से तारों को बांधा जाता है। ठीक है ये भी। इन तारों को घोड़ों की पूंछ वाली कमानी से रेत कर बजाया जाता है। इसे गिटार का देशज रूप कहते हैं। इसको गिटार का देशज रूप नहीं, वायलिन का देशज रूप कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा कथन सही हो गया? ए हम लोग का सही हो गया। बनम वाद्य यंत्र का प्रयोग मूलतः संथाल जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। बनम वाद्य यंत्र का निर्माण नारियल के खोल को आधा काटकर उसके ऊपर गाय का चमड़ा मढ़कर किया जाता है। खोल से ही लकड़ी या बांस की डंड जुड़ी होती है और डंड में लगी खूंटी से तारों को बांधा जाता है। इन तारों को घोड़ों की पूंछ वाली कमानी से रेत कर बजाया जाता है। इसे वायलिन का देसी रूप कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड के टोहिला या टुइला वाद्य यंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब सही कथन बताइए। पहला कथन है कि टुइला वाद्य यंत्र के द्वारा कोमल स्वर वाली ध्वनि निकाली जाती है। सही है। टुइला वाद्य यंत्र में कोमल स्वर होने के कारण इसका प्रयोग संगीत के लिए किया जाता है। सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि तीसरा स्टेटमेंट है कि टुइला वाद्य यंत्र का निर्माण खोखली, लाठी एवं सूखी लौकी के माध्यम से किया जाता है। सही है। टुइला वाद्य यंत्र को वादक एक हाथ से यंत्र को सीने में सटाए रखता है और दूसरे हाथों की अंगुलियों से इसे छेड़ता है तो ध्वनि प्रकट होती है। ये भी सही है, तो डी सही है। ठीक है, सभी कथन सही निकल गया। तो टुइला वाद्य यंत्र के द्वारा कोमल स्वर वाली ध्वनि निकलती है। टुइला वाद्य यंत्र में कोमल स्वर होने के कारण इसका प्रयोग संगीत के लिए किया जाता है। टुइला वाद्य यंत्र का निर्माण खोखली, लाठी एवं सूखी लौकी के माध्यम से किया जाता है। टुइला वाद्य यंत्र को वादक एक हाथ से उस यंत्र को सीने में सटाए रखता है और दूसरे हाथों की उंगलियों से इसे छेड़ता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन को देखिए। वाद्यों को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन? सुसीर वाद्य, तंत्री वाद्य और ताल वाद्य। सुसीर वाद्य जिसको आप फूंक करके बजाएं, तंत्री वाद्य जिसको आप कोई चीज़ से या उंगली से छेड़ करके बजाएं, और ताल वाद्य जिसको पीट पीट के बजाएं। तो 3 तरह का वाद्य होता है। ठीक है, अब उसी हिसाब से हमेशा पूछेगा कि किसको किस कैटेगरी में रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। 72, झारखंड के भुआंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो स्टेटमेंट पढ़िए। पहला स्टेटमेंट कहता है कि यह संथाल जनजाति का वाद्य यंत्र है जिसका निर्माण नृत्य एवं संगीत के लिए किया जाता है। तो सही है। दूसरा है, इस वाद्य यंत्र के 2 भाग होते हैं, एक धनुष और दूसरी सूखी लौकी का कुनबा। वादक बाएं हाथ में धनुष और दाएं हाथ में धनुष में लगी रस्सी को छेड़ता है जिससे बुअंग बुअंग की आवाज़ निकलती है। पता नहीं आप लोग देखे कि नहीं, हम इसको देखे हैं। कभी कभी ना तीर धनुष की तरह लगता है, एक से खींच खींच के बजाते हैं, बजाते बजाते हम लोग के मोहल्ला में कभी आए हैं और हम देखे हैं। आप लोग भी इसको विजुअलाइज कीजिए, ज़रूर याद आ जाएगा। यह संथाल जनजाति का वाद्य यंत्र है जिसका निर्माण नृत्य एवं संगीत के लिए किया जाता है। इस वाद्य यंत्र के 2 भाग होते हैं, एक धनुष और दूसरी सूखी लौकी का कुनबा। वादक बाएं हाथ में धनुष और दाहिने हाथ में धनुष में लगी रस्सी को छेड़ता है जिससे बुअंग बुअंग की ध्वनि निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के सारंगी वाद्य यंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है कि दोनों कथन सही है। पढ़ लेते हैं कौन कौन है। पहला कि सारंगी वाद्य यंत्र की बनावट बनम जैसी होती है, अभी हम लोग बनम के बारे में पढ़े थे। दूसरा है कि वादक सारंगी वाद्य यंत्र के आधार को अपने गोद में रखकर एवं ऊपरी भाग को कंधे पर रखकर कमानी के द्वारा बजाता है। तो दोनों कथन सही है। किसके लिए? सारंगी के लिए। अब इसको व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। सारंगी वाद्य यंत्र की बनावट बनम जैसी होती है। वादक सारंगी वाद्य यंत्र के आधार को अपने गोद में रखकर एवं ऊपरी भाग को कंधे में रखकर कमानी के द्वारा बजाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सुसीर वाद्य के अंतर्गत झारखंडी वाद्य यंत्र है। अभी हम लोग देखें सुसीर वाद्य जिसको फूंक कर बजाइएगा, तो इसमें कौन कौन सा हो सकता है? ठीक है, तो बी सही है,
बांसुरी, शहनाई, सींगा और मदन भेरी। सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत झारखंड के वाद्य यंत्र निम्न है: बांसुरी, शहनाई, सींगा, मदन भेरी, शंख और निशान आदि। अगला है, झारखंड के मुरली वाद्य यंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहा है पहला कि मुरली बांसुरी का ही अन्य रूप है। ठीक है, मुरली और बांसुरी में मुख्य अंतर यही है कि बांसुरी के मुख पर एक लकड़ी को इस प्रकार डाला जाता है कि खोखले बांस में हवा जाने के लिए थोड़ा मार्ग बचा रहे। ठीक है, इस प्रकार मुरली को बजाने के लिए फूंक मारने की अतिरिक्त क्षमता जरूरी होती है, ये भी ठीक है। साथ ही यह बांसुरी की तुलना में ज़्यादा मोटा सुर निकालता है, ये भी सही है। तो डी सही है कि सभी सही है ना? डी सही है कि सभी कथन सत्य हैं। मुरली बांसुरी का ही एक अन्य रूप है। देखिए, अब आप लोग बताइए, श्री कृष्ण क्या बजाते थे? मुरली बजाते थे कि बांसुरी बजाते थे? कमेंट में बताइए कि श्री कृष्ण हमारे भगवान कन्हैया जी मुरली बजाते थे कि बांसुरी बजाते थे? और भगवान बिरसा मुंडा मुरली बजाते थे कि बांसुरी बजाते थे? ठीक है, दोनों के बारे में बताइएगा, नाम लिखिएगा, उसके बगल में लिखिएगा वो क्या बजाते थे। ठीक है, जैसे कि श्री कृष्ण और फिर भगवान बिरसा मुंडा जो भी बजाते थे। अब आपको अंतर समझ में आएगा। ठीक है, मुरली और बांसुरी में मुख्य अंतर यही है कि बांसुरी के मुख पर एक लकड़ी को इस प्रकार डाला जाता है कि खोखले बांस में हवा जाने के लिए थोड़ा सा मार्ग बचा रहे। इस प्रकार मुरली को बजाने के लिए फूंक मारने की अतिरिक्त क्षमता जरूरी होती है, मतलब ज़्यादा दम लगाना पड़ता है। साथ ही यह बांसुरी की तुलना में ज़्यादा मोटा सुर भी निकालता है। अगला है, झारखंड के सिंगा वाद्य यंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका सही है, पहला पढ़ते हैं। सिंगा वाद्य यंत्र बैल के सिंग से बनाया जाता है। छऊ नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बैल से नहीं, भैंस से बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए गलत हो गया। दूसरा है, शिकार के समय पशुओं को खदेड़ने के लिए भी यह बजाया जाता है, ये सही है। और छऊ नृत्य में इसका उपयोग होता है, ये भी सही है। लेकिन बस बैल लिख दिया, यही गड़बड़ कर दिया, भैंस के सींग से बनाता है। सिंगा वाद्य यंत्र भैंस के सींग से बनाया जाता है। छऊ नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। शिकार के समय पशुओं को खदेड़ने के लिए भी यह बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, मदन भेरी। झारखंड के मदन भेरी वाद्य यंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, सो बताइए। पहला है कि इसका निर्माण लकड़ी की नली के अगले भाग में पीतल की नली जोड़कर किया जाता है। ठीक है, मदन भेरी। दूसरा है, स्वर को नियंत्रित करने के लिए मुंह से हवा के दबाव को कम या अधिक किया जाता है, ये तो ठीक है। इसे ढोल, बांसुरी, शहनाई या का सहायक वाद्य यंत्र भी माना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले में तो हमको कन्फ्यूज़न है, नहीं ठीक है, बी सही है। इसका निर्माण लकड़ी की नली के अगले भाग में पीतल की नली जोड़कर किया जाता है। इसमें स्वर को नियंत्रित करने के लिए मुंह से हवा के दबाव को कम या अधिक किया जाता है। इसे ढोल, बांसुरी, शहनाई का सहायक वाद्य यंत्र भी माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झारखंड के ढोल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही है, पहला देखते हैं। इसका निर्माण कटहल, आम या गम्हार की लकड़ी के खोल से किया जाता है। ढोल बनाना है तो क्या कैसे बनेगा? कटहल, आम या गम्हार की लकड़ी, बिल्कुल सही है। खोल के मुंह को बकरे के चमड़े से मढ़ दिया जाता है तथा पतली छड़ी के सहारे बजाया जाता है, सही है। मृत्यु संस्कार के समय इसका प्रयोग अक्सर देखने को मिलता है, नहीं, शादी ब्याह के समय में मिलता है, ये गलत हो गया। ठीक है, ढोल ज़्यादातर शादी ब्याह में मिलता है। एक और ढोल तो होता है जो मृत्यु के समय भी चलता है ना। ढोल का निर्माण कटहल, आम या गम्हार की लकड़ी के खोल से किया जाता है। खोल के मुंह को बकरे के चमड़े से मढ़ दिया जाता है तथा पतली छड़ी के सहारे बजाया जाता है। विवाह, पर्व, देवता पूजन के समय इसका प्रयोग अक्सर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है 79, झारखंड के नगाड़ा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसको पढ़ा जाए। नगाड़ा का प्रयोग संपूर्ण झारखंड के आदिवासी एवं सदान दोनों समूह के लोग करते हैं, बिल्कुल सही। अधिकतर नृत्य में बांसुरी के साथ संगत के रूप में नगाड़ा बजाया जाता है। नगाड़ा बड़ा, मध्यम, छोटा सभी रूपों में बनता है। संथाल परगना में छोटे आकार के नगाड़े को खेमटा कहते हैं, नहीं, ये गलती हो गया। नगाड़ा का निर्माण कटहल के पेड़ के गुंबदाकार खोल के सिरों पर भैंस या बकरी का चमड़ा मढ़कर लगाया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये सही है। तो कहें 1, 2 और 4,
ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब एक का कथन और गलत हो जाएगा। ए, 1 और 4 सही है, मतलब 2 भी गलत है। तो पढ़ते हैं व्याख्या इसका। नगाड़ा का प्रयोग संपूर्ण झारखंड के आदिवासी एवं सदान दोनों समूह के लोग करते हैं। अधिकतर नृत्य में मांदर के साथ संगत के रूप में नगाड़ा बजाया जाता है। अच्छा, मांदर के साथ बजाया जाता है, ठीक है। नगाड़ा बड़ा, मध्यम, छोटा सभी रूपों में बनता है। संथाल परगना में छोटे आकार के नगाड़े को टामाक कहते हैं। वो ठीक था, खेमटा नहीं कहते थे, टमाक कहते थे, ठीक है। नगाड़ा का निर्माण कटहल के पेड़ के गुंबदाकार खोल के सिरों पर भैंस या बकरी का चमड़ा मढ़कर किया जाता है, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, थोड़ा छोटा कर दें। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के ढाक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब इसको ध्यान से पढ़िए। पहला, ढाक देखने में ढोल के जैसा होता है, जिसे दुर्गा पूजा, मनसा पूजा, पैका एवं नटुआ नृत्य के समय बजाया जाता है, ठीक है। ढाक का निर्माण लकड़ी के खोल के दोनों खुले सिरों को बकरे के चमड़े से मढ़कर किया जाता है, ठीक है। ढाक में छल्ले को पिरोया जाता है और बांस की पतली कमानी से बजाया जाता है, ठीक है। तो शायद दो सभी इसका सही होना चाहिए। बी, हाँ सब सही है। 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। ढाक का निर्माण लकड़ी के खोल के दोनों खुले सिरों को बकरे की चमड़े से मढ़कर तैयार किया जाता है। ढाक में छल्ले को पिरोया जाता है और बांस की पतली कमानी से बजाया जाता है। ढाक देखने में ढोल के जैसा होता है, जिसे दुर्गा पूजा, मनसा पूजा, पैका, नटुआ नृत्य के समय बजाया जाता है, ठीक है। अगला, झारखंड के धमसा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब हम लोग धमसा के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। धमसा की आकृति देखने में कढ़ाई जैसी होती है, हाँ होती है। धमसा का ढांचा लोहे के चादर से बना होता है या लकड़ियों के सहारे बजाया जाता है, तो ये भी ठीक है। पाइका नृत्य में युद्ध या सैन्य दृश्यों के समय धमसा का प्रयोग विशिष्ट रूप से होता है। पाइका नृत्य में नहीं, छऊ नृत्य में होता है ना। धमसा को कुडू हत्तू के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ठीक है। तो खाली तीसरा नंबर गलत हो जाएगा, तो इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसका व्याख्या देखेंगे। धमसा की आकृति देखने में कढ़ाई जैसी होती है। धमसा का ढांचा लोहे के चादर से बना होता है या लकड़ियों के सहारे बजाया जाता है। छऊ नृत्य में युद्ध या सैन्य दृश्यों के समय धमसा का प्रयोग विशिष्ट रूप से होता है। धमसा को कुडू हतू के नाम से भी जाना जाता है। धमसा को क्या कहते हैं, कुडू हतू। अब आ गया टॉपिक चेंज, चित्रकला। अब हम लोग के झारखंड में जितने स्पेशल चित्रकला है उसको देखेंगे। तो 82 नंबर क्वेश्चन, जादो पटिया शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला है। तो इसका सही आंसर है संथाल। जादो पटिया शैली संथाल जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है। यह चित्रकला 2 शब्दों जादू एवं पटिया से मिलकर बना है। यह चित्रकला संथाल परगना प्रमंडल दुमका एवं जामताड़ा में, ध्यान रखिएगा जगह का नाम, दुमका और जामताड़ा में अत्यंत प्रसिद्ध है। जादू पटिया कला में जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण तथा बाघ देवता का चित्र अधिक देखने को मिलता है, ठीक है। जादू पटिया से क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस चित्रकला में पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है। तो सोहराई में किया जाता है। सोहराई और कोहबर को जीआई टैग मिला था 2020 में, तब से सबको इसके बारे में जानने लगे हैं, आप भी जानिए। सोहराई चित्रकला में पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है। जनजातियों की प्रसिद्ध चित्रकला शैली सोहराई पर्व से जुड़ी हुई है। कुर्मी सोहराई तथा मांझू सोहराई इस चित्रकला की 2 प्रमुख शैलियां हैं। यह चित्रकला हजारीबाग जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है। सोहराई चित्रकारी की शुरुआत वर्षा के बाद घर के लिपाई पुताई के क्रम में होने लगती है, जो दिवाली के एक दिन बाद मनाई जाती है। सोहराई चित्रकला को 2020 में जीआई टैग, जिसको भौगोलिक संकेतक बोलते हैं, वो मिला था। इसके साथ कोहबर को भी मिला था, ठीक है। अब कोहबर की ही बारी है, आ गया कोहबर। 84 नंबर, कोहबर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहले जानिए कि इसको भी 2020 में जीआई टैग मिला था, ठीक है। पहला कहता है कि कोहबर 2 शब्दों से मिलकर बना है, कोह अर्थात गुफा और बर मतलब कि दूल्हा। दूसरा है कि कोहबर यानी गुफा में दूल्हे से जुड़े चित्र की सजावट होती है। तीसरा है कोहबर चित्रकला में केवल प्रकृति से जुड़े चित्रों को दर्शाया जाता है।
तो तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा, कोहबर चित्रकारी मुख्यतः असुर जनजाति में प्रचलित है। नहीं नहीं, असुर में नहीं है, बिरहोर में है। तो 2 स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो चुका है, तो हम लोग कहेंगे कि ए सही है। 1 और 2। कोहबर 2 शब्दों से मिलकर बना है। कोह अर्थात गुफा और बर मतलब दूल्हा। कोहबर यानी गुफा में दूल्हे से जुड़े चित्र की सजावट होती है। कोहबर चित्रकला में स्त्री पुरुषों के संबंध, सांकेतिक प्रजनन, जादू टोना, सिकी देवी, फूल पत्ती या पशु पक्षी से जुड़े चित्रों को दर्शाया जाता है। कोहबर चित्रकारी मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी देगा स्टेटमेंट बिरहोर को कोई और दे देगा और आपको परेशान होना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड के पैथकर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अब पैथकर चित्रकला के बारे में सुनिए। पैथकर चित्रकारी सिंहभूम जिले के आमादुबी गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही। इस गांव को पैथकर का गांव भी कहा जाता है। बिल्कुल सही। यह स्क्रॉल चित्रकला का नमूना है जो सबर जनजाति द्वारा की जाती है। ठीक है। ये पैथकर प्राचीन काल कला है जो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी लोकप्रिय है। सही है। पैथकर चित्रकला के द्वारा जनजातीय समुदाय के स्थानीय रीति, लोक कहानियां आदि को दर्शाया जाता है। हाँ, तो दर्शाया जाता है। सभी कथन सही है। जब सभी कथन सही हो ना तो उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो सही कथन आपके लिए कब क्वेश्चन बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है। पैथकर चित्रकारी सिंहभूम जिले के आमादुबी गांव, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, में अत्यंत प्रसिद्ध है। इस गांव को पैथकर का गांव भी कहा जाता है। अब आपसे पूछ ही लिया कि पैथकर गांव किसको कहते हैं, तो आमादुबी गांव जो कि सिंहभूम में है। यह स्क्रॉल चित्रकला का नमूना है जो सबर जनजाति द्वारा की जाती है। पैथकर प्राचीन काल की कला है जो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी लोकप्रिय है। पैथकर चित्रकला के द्वारा जनजातीय समुदाय के स्थानीय रीति, लोक कहानियां आदि को दर्शाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं। बिरहोर के बारे में बोल रहा है, तो कोहबर में। अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे ना कि कोहबर जो है वो बिरहोर में ज़्यादा प्रसिद्ध है। बिरहोर जनजाति कोहबर चित्रकला में निपुण माने जाते हैं। कोहबर 2 शब्दों से मिलकर बना है। कोह का अर्थ है गुफा तथा बर का अर्थ है दूल्हा, जिसका अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। कोहबर कला में प्राकृतिक परिवेश और स्त्री पुरुष संबंधों के विविध पक्षों का चित्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के स्ट्रॉ आर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि यह झारखंड में प्रचलित प्राचीनतम चित्रकला है जो धान के पुआल पर चित्रांकित होती है। यह गलत हो गया। अब बोलिए कैसे गलत हो गया। स्ट्रॉ आर्ट नवीनतम चित्रकला है, प्राचीनतम नहीं है। अभी के कुछ दशकों में डेवलप हो रहा है ये, तो ये क्या हो गया, नवीनतम है, प्राचीनतम नहीं है। तो उसको आगे पढ़ा जाए। इसमें पुआल की परत को फैलाकर ताप देकर समतल किया जाता है। हाँ, किया जाता है। चित्रकार द्वारा इस पर चित्र बनाया जाता है और उसे काटकर अलग निकाल लिया जाता है, जिसे प्रायः काली पृष्ठभूमि की सतह पर चिपकाकर चित्र को फ्रेम में मढ़ दिया जाता है। सही है। आप लोग बनाए भी होंगे इसको या देखे होंगे। कभी कोई स्थानीय मेला ये सब भी जाइएगा ना तो ये सब मिल जाता है, और जनरली स्थानीय मेला जरूर घूमने जाना चाहिए। तो ये जो सभ्यता और संस्कृति का चैप्टर है उसमें कम मेहनत लगेगा। वर्तमान समय में स्ट्रॉ आर्ट में कोहबर, सोहराई, जादू पटिया पेंटिंग के डिज़ाइन भी शामिल किए जाते हैं। तो सही है। दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया था, है ना। तो अब हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पूरा एक साथ। यह झारखंड में प्रचलित नवीनतम चित्रकला है, ठीक है, जो धान के पुआल में चित्रांकित होता है। इसमें पुआल की परत को फैलाकर ताप देकर समतल किया जाता है। चित्रकार द्वारा इस पर चित्र बनाया जाता है, उसे काटकर अलग कर लिया जाता है, जिसे प्रायः काली पृष्ठभूमि की सतह पर चिपकाकर चित्र को फ्रेम में मढ़ दिया जाता है। वर्तमान समय में स्ट्रॉ आर्ट में कोहबर, सोहराई, जादू पटिया पेंटिंग के डिज़ाइन भी शामिल किए जा रहे हैं। ठीक है। अगला है, झारखंड के भित्ति चित्रकारी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताइए। भित्ति चित्रकारी, अब नाम क्या आ गया, भित्ति चित्रकारी। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, झारखंड में भित्ति चित्रकारी का भी व्यापक विकास हुआ है। हाँ, हुआ है। भित्ति चित्रकारी का सर्वाधिक विकसित रूप मुंडा जनजाति में पाया जाता है। मुंडा में पाया जाता है, नहीं, संथाल में ना पाया जाता है। तो ये तो गलती हो गया। संथाल परगना का चाय चंपागढ़ स्थान भित्ति चित्रकला का उद्गम एवं ऐतिहासिक स्थल है। हाँ, ये ठीक है। तो सी सही है कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही था। झारखंड में भित्ति चित्रकारी का भी व्यापक विकास हुआ है।
भित्ति चित्रकला का सर्वाधिक विकसित रूप संथाल जनजाति में पाया जाता है। संथाल परगना व चाय चंपागढ़ स्थान भित्ति चित्रकला का उद्गम और ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, चाय चंपागढ़ को याद रखिएगा। अब चलिए मेला घूमने जाया जाए। मेला और पर्व त्यौहार एक साथ रहेगा। पहला क्वेश्चन, संथाल परगना के उपायुक्त आर कास्टेयर्स द्वारा 1890 में शुरू किया गया हिजला मेला कहाँ लगता है? तो हिजला मेला दुमका में लगता है। आर कास्टेयर्स उस समय के वहाँ के उपायुक्त थे, ये मेला शुरू किए थे। अब इसका पूरा व्याख्या देखिए, ध्यान से सुनिएगा। व्याख्या में आपको बहुत कुछ पता चलेगा जिससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, संथाल परगना के उपायुक्त आर कास्टेयर्स द्वारा 3 फरवरी 1890 में शुरू किया गया हिजला मेला दुमका में लगता है। हिजला मेला मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। संथाल परगना की पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले हिजलोपाइट नामक खनिज का संक्षिप्त रूप हिजला मेला है। दुमका मुख्यालय से 3 किलोमीटर दक्षिण हिजला पहाड़ी पर इस मेले का आयोजन होता है, जिसका उद्देश्य जनता को विकास कार्यक्रम की जानकारी देना है। हाल ही में इस मेले में किसानों को उन्नत कृषि की जानकारी देने के साथ साथ परंपरागत खेलकूद, गीत संगीत, नाटक का प्रदर्शन आदि से जुड़ी जानकारी दी गई। एक सप्ताह के कार्यक्रम में लांगड़े, दोंग, पाइका, सोहराई जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब का इनॉग्रेशन करने कभी मुख्यमंत्री साहब, कभी राज्यपाल, कभी राष्ट्रपति भी चली आती हैं। तो मेला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेला से क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है। बहुत को तो राजकीय का दर्जा दे दिया गया है। तो मेला में कौन इनॉग्रेट किए हैं, अभी जो करंट अफेयर्स में भी होगा साल भर का मेला, वो भी देख के जाइएगा। ठीक है, नुनबिल मेला, सुखजोरा मेला, सात टोला मेला, मारंगबुरु, धोरो, मगध मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो इसमें कोई भी एक याद है तो लगाइए। दुमका। नुनबिल मेला याद रहता है ना? नुनबिल मेला, सुखजोरा मेला, सात टोला, मारंगबुरु, धोरो मगर मेला का आयोजन दुमका जिले में किया जाता है। जब ज़्यादा नाम हो तो एक बार रुक करके पढ़ लीजिए, वीडियो को थोड़ा देर पॉज करके सब मेला पढ़ लीजिए। अब 91, श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला, पथरोड़ मेला, भुभकदह मेला, दो मुहान मेला कहाँ आयोजन होता है? तो एकदम आँख मूंद के देवघर। श्रावणी मेला पूरा विश्व विख्यात मेला है। श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला, पथरोड़ मेला, भुभुकदह मेला, दो मुहान मेला का आयोजन देवघर में होता है। कहाँ होता है? देवघर में, बाबा धाम में। अगला क्वेश्चन है 92, झारखंड के देवघर जिला में बाबा धाम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चलिए बाबा धाम नगरी घूम के आया जाए। देवघर को बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर का ज्योतिर्लिंग है। बिल्कुल सही है ना? सही। दूसरा, रावण द्वारा भगवान शिव को लंका ले जाने के क्रम में यहाँ शिवलिंग स्थापित हो गया था, तो ये भी सही है। तो सी नंबर सही है ना? पूरा हम इसको व्याख्या देखेंगे। देवघर को बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग में से एक देवघर का ज्योतिर्लिंग है। रावण द्वारा भगवान शिव को लंका ले जाने के क्रम में यह शिवलिंग स्थापित हुआ। 1556 ईस्वी में यहाँ बैजू नामक भक्त ने मंदिर की स्थापना की, जिस कारण इसका नाम बैजनाथ धाम पड़ा। प्रत्येक वर्ष श्रावण माह में यहाँ 1 माह का मेला लगता है, जिसमें भक्त भागलपुर के सुल्तानगंज में से गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर की यात्रा कर मनोकामना लिंग पर जल चढ़ाते हैं। सोचिए 105 किलोमीटर चलते हैं वो पैदल। इस अवसर पर बाबा धाम से 42 किलोमीटर दूर स्थित बासुकीनाथ धाम का दर्शन भी महत्वपूर्ण माना जाता है। सुल्तानगंज से देवघर यात्रा में सबसे दुर्गम पहाड़ी मार्ग का नाम सुइया पहाड़ है, जिसको अब रुइया पहाड़ लोग, वहाँ के लोग हंस के बोलते हैं कि अब तो इतना अच्छा बना दिया रोड कि सुइया पहाड़ तो रुइया पहाड़ हो गया है। झारखंड सरकार ने इसे राजकीय मेले का दर्जा दिया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। झारखंड सरकार ने इसे राजकीय मेले का दर्जा दिया है। और भी झारखंड के बहुत से मेले जिसको राजकीय दर्जा मिल गया है। आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखिएगा। गांधी मेला एवं राम रेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सिमडेगा। गांधी मेला और राम रेखा धाम मेला, क्योंकि राम रेखा धाम सिमडेगा में है तो मेला भी वहीं लगेगा। अब इसको हम लोग व्याख्या देखते हैं। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारीबाग में कौन सा मेला लगता है? कार्तिक पूर्णिमा तो लगता है नरसिंह स्थान मेला, पहला शहरी मेला कहते हैं इसको। ठीक है,
कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारीबाग में नरसिंह स्थान मेला है, झारखंड का एकमात्र शहरी मेला है जो कार्तिक पूर्णिमा के समय में लगता है। अगला है सूर्यकुंड मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है, तो ये भी हजारीबाग में ही किया जाता है। सूर्यकुंड मेला का आयोजन हजारीबाग जिले में मकर संक्रांति से अगले 10 दिनों तक किया जाता है। मंडा मेला का आयोजन भी हजारीबाग में होता है। मंडा मेला बहुत बढ़िया मेला होता है, कभी मौका मिले तो जरूर देखने जाइए। 96 नंबर क्वेश्चन, रथ यात्रा या जगन्नाथपुर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो ये रांची में होता है। ठीक है, कहाँ है, मंदिर भी वहीं है तो मेला भी वहीं लगता है। जगन्नाथपुर मंदिर में कहाँ है, रांची में है ना। रथ यात्रा या जगन्नाथपुर मेला का आयोजन रांची में किया जाता है। रांची से 11 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम ध्रुवा जगन्नाथपुर में इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष आषाढ़ द्वितीय तिथि से आरंभ होता है। ठीक है, रथ मेला इसी को कहते हैं। इस मेले की मुख्य विशेषता रथ यात्रा है, जिसकी शुरुआत 1691 ईस्वी में बड़कागढ़ के राजा ऐनीनाथ शाहदेव ने किया था। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ, भैया बलराम और बहन सुभद्रा को नई रथ पर बिठाकर मौसी बाड़ी ले जाया जाता है, जहां 8 दिन तक वे निवास करते हैं। उसके बाद 9वें दिन भगवान वापस लौट आते हैं, अर्थात रथ यात्रा मेला 9 दिन चलता है। इस मेले में झारखंडी संस्कृति के पारंपरिक वस्तुओं की बिक्री आकर्षण का मुख्य केंद्र होता है। जो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर है उसमें जैसे मनता है ना, उसी जैसा सेम यहाँ भी मनाया जाता है। उड़ीसा का पुरी में सब जानते हैं जगन्नाथ देव हैं, जो वहीं जाते हैं हम लोग दर्शन करने, उन्हीं के तर्ज पर यहाँ भी इसको शुरू किया गया है ना। अगला है 97 नंबर, तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो इसका सही आंसर है चाईबासा में। तुर्की मेला का आयोजन चाईबासा में किया जाता है। नौमी डोल मेला का आयोजन रांची जिले के किस स्थान पर किया जाता है, नौमी डोल मेला टाटीसिलवे। ये तो रट गए हैं हम लोग सब, एक बात बोलेगा हम लोग दूसरा जगह का नाम खुद बता देते हैं। नौमी डोल मेला का आयोजन रांची जिले के टाटीसिलवे स्थान पर चैत माह के कृष्ण पक्ष की नौमी को किया जाता है। इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष होली के ठीक 9 दिनों के पश्चात किया जाता है। कब, होली के 9 दिन के बाद। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में उर्स मेला का आयोजन किया जाता है, तो उर्स मेला गुमला, कहाँ, गुमला में लगता है उर्स मेला। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, कुंदा मेला जो कि चतरा में लगता है में आयोजित किया जाता है। जतराही मेला, बलबल मेला एवं इटखोरी महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी चतरा हो जाएगा। कुंदा मेला मुख्यतः प्रतापपुर प्रखंड चतरा जिला में पशु व्यापार हेतु आयोजित किया जाता है। याद कर लीजिए इसको, रुक करके इसको यहीं याद कर लीजिए कि कुंदा मेला प्रतापपुर प्रखंड में पशु व्यापार हेतु आयोजित मेला है। यह मेला शिवरात्रि के अवसर पर लगता है। जतराही मेला, बलबल मेला एवं इटखोरी महोत्सव का आयोजन भी चतरा में ही होता है। जतराही, बलबल मेला और इटखोरी। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस मेला, नीमझर का मेला, बिसुआ मेला का आयोजन किस जिले में होता है, तो गोड्डा में होता है। याद कर लीजिए, गणतंत्र गोड्डा, गणतंत्र गोड्डा, जैसे याद करना है कर लीजिए, बस याद कर लीजिए। गणतंत्र दिवस मेला, नीमझर का मेला, बिसुआ मेला का आयोजन गोड्डा जिले में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिव गादी मेला, पत्ता सहर चडक मेला, झंडी मेला, पहाड़िया मेला, बिंदु धाम बिंदु वासिनी मेला एवं भोगनाडीह मेला का आयोजन किस जिले में होता है, तो इसको याद रखिएगा, साहिबगंज में होता है। शिवगादी मेला, पत्ता सह चडक मेला, झंडी मेला, पहाड़िया मेला, बिंदु धाम बिंदु वासिनी मेला, भोगनाडीह मेला, सभी का आयोजन साहिबगंज में होता है। इसको भी मन है तो रुक जाइए 2 मिनट, लेकिन याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, हैदरनगर के भूत मेला का आयोजन पलामू जिले में होता है। पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, कुछ आपको बताएगा, कुछ आपसे पूछेगा, यही खूबसूरती है क्वेश्चन का। हैदरनगर के भूत मेला का आयोजन पलामू जिले में होता है, ये आपको बता रहा है। चपरी मेला एवं पलामू किले का छठ मेला का आयोजन लातेहार जिला के किस प्रखंड में किया जाता है, आपको बता दिए कि लातेहार में होता है। अब बताइए आपकी किस जिला में होता है, तो ये बरवाडीह में होता है। ठीक है, हैदरनगर के भूत मेला का आयोजन पलामू जिले में होता है। ठीक है, चपरी मेला एवं पलामू किले का छठ मेला का जो आयोजन है वो लातेहार जिला के बरवाडीह प्रखंड में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, तो सबसे बड़ा पर्व सरहुल है।
झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व सरहुल है। यह पर्व चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। सरहुल पर्व में सखुआ कुंज का प्रयोग किया जाता है ना, बहुत बड़ा त्यौहार है। अगला क्वेश्चन 105, सरहुल मेला, देवोत्थान मेला, रानी चुम्बा मेला, ईद जतरा मेला, माघे मेला, रांची पहाड़ी का सावन मेला, शिव मंडा मेला, भगडोल मेला, मुड़हर पहाड़ का मेला, राष्ट्रीय खादी मेला। यही मेला घूमने जाइए। यहाँ आपको झारखंड का जितना वाद्य यंत्र हो गया, चित्रकला हो गया, सब से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ देखने को मिल जाएगा, बहुत ज्ञान मिलेगा यहाँ। स्वर्ण रेखा महोत्सव मेला तथा मुड़मा मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? इसको आप पक्का वीडियो पॉज करके 2 मिनट में सारा मेला पढ़ लीजिए। रांची में लगता है और सब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। फिर से एक बार हम रिपीट कर देंगे। सरहुल मेला, देवोत्थान मेला, रानी चुम्बा मेला, ईद जतरा मेला, माघे मेला, रांची पहाड़ी जो कि फांसी टुंगरी पहले कहते थे का सावन मेला, शिव मंडा मेला, फगडोल मेला, मुड़हर पहाड़ का मेला, राष्ट्रीय खादी मेला, स्वर्ण रेखा महोत्सव मेला, मुड़मा मेला का आयोजन रांची जिला में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है करमदाहा मेला, राजवाड़ी का ऐतिहासिक रास मेला, ललकी अहरी मेला, रक्षा काली मेला का आयोजन किस जिले में होता है? तो जामताड़ा में होता है। ठीक है, फिर से इसको याद कीजिए। करमदाहा मेला, राजवाड़ी का ऐतिहासिक रास मेला, ललकी अहरी मेला, रक्षा काली मेला का आयोजन जामताड़ा जिले में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहुल पर्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि जो गलत है उसको बताइए। पहला है कि यह पर्व कृषि कार्य आरंभ करने से पूर्व मनाया जाता है। इसमें पाहन करम डाल की पूजा करता है। करम डाल की पूजा करता है? नहीं, करम डाल की पूजा क्यों करेगा? कर्मा थोड़ी है जो करम डाल की पूजा करेगा। सरहुल फूल का विसर्जन स्थल गिड़ीवा कहलाता है। यह फूलों का पर्व है, सही है, तो बी गलत है ना। यह जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व चैत महीना के शुक्ल पक्ष की तृतीया को उत्सव के रूप में साल वृक्ष पर नए फूल खिलने के अवसर पर मनाया जाता है, जिस कारण इसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। संथाल जनजाति इसे बापरब, उरांव इसे खद्दी कहते हैं, खड़िया इसको जकोर के नाम से जानते हैं। सरहुल त्यौहार के दौरान गांव का पुजारी गांव के हर घर के छप्पर पर साल का फूल रखता है। ठीक है, कर्मा का नहीं, करम गाछ नहीं रखना है। अगला है कर्मा पर्व कब मनाया जाता है, सो बताइए। तो यह भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। कर्मा पर्व भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। यह सदानों एवं आदिवासियों में समान रूप से प्रचलित प्राकृतिक संबंधी पर्व है, जिसमें 4 अनिवार्य तत्व हैं: जावा डाली, करम डाइर, अनगिनत जावा गीत एवं कर्मा धर्मा की धर्म कथा। इस पर्व में बहन द्वारा उपवास रखकर भाई के दीर्घायु जीवन की कामना की जाती है। आदिवासी और सदान सब मनाते हैं, आप भी मनाए होंगे, हम भी मनाए हैं। 109 नंबर, निम्न में से कौन सा पर्व होली का झारखंडी रूप है? तो जानिए फगुआ। ठीक है, फगुआ जो आदिवासी लोग मनाते हैं वो होली का ही रूप है, बस कलरफुल जो पानी होता है उससे ना खेल के लोग साफा पानी से खेलते हैं। फगुआ पर्व होली का झारखंडी रूप है। फगुआ में गैर आदिवासी संवत काटने के लिए बलि नहीं चढ़ाते। हाँ, जो गैर आदिवासी हैं यानी कि सदान हैं, चाहे जो भी हैं, वो किसी प्रकार का बलि नहीं देते हैं। ठीक है, शाकाहारी त्यौहार होता है। किंतु आदिवासी लोग सेमल की डाली गाड़कर उसे काटते हैं, तपान और मुर्गे की बलि चढ़ाते हैं, उसी का खिचड़ी बनता है, सब खाते हैं। ठीक है, तो ये इन लोगों का क्या हो गया, थोड़ा नॉन वेज हो गया। हम लोग का वेजिटेरियन चलता है, लेकिन आजकल कोई होली में वेजिटेरियन नहीं रहता है, बाद में तो खा ही लेता है, बिना खाए तो त्यौहार ही नहीं होता किसी घर में। चांडी पर्व कब मनाया जाता है? तो ए हो गया माघ माह की पूर्णिमा को। चांडी पर्व माघ माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें महिलाएं ही भाग नहीं लेती हैं। नाम कितना अच्छा है, चांडी, यानी कि चंडी माता के लिए मना रहे हैं, लेकिन महिलाएं भाग नहीं लेंगी। यहाँ तक कि जिस परिवार में कोई गर्भवती महिला है उस परिवार का कोई सदस्य भी पूजा में भाग नहीं ले सकता। युवक ही चंडी स्थल में देवी की पूजा करते हैं। यहाँ एक सफ़ेद और एक लाल मुर्गा तथा सफ़ेद बकरा की बलि दी जाती है। सबसे अच्छा कोड है याद रखने का कि चांडी में जो घर की
महिला को कभी कभी गुस्सा में आती है चंडी कह देते हैं ना, वही नहीं जा सकती है। ठीक है, ये याद रखिएगा तो याद रह जाएगा। और जिस घर में कोई महिला प्रेग्नेंट है कोई एक, तो उस घर के कोई आदमी भी नहीं जाएंगे। ठीक है। 111 माघे पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो ये सी है, माघ में मनाया जाता है। माघे पर्व माघ माह में मनाया जाता है। इसी दिन धांगर की अवधि पूरी होती है। इस पर्व के साथ ही कृषि का अंत समझा जाता है। इसके बाद नया कृषि वर्ष आरंभ होता है। धांगरों की विदाई का पर्व है। उनको पैसा, कपड़ा लत्ता और उनका मतलब कि पीठा उठा खिला करके उन लोग को भेजा जाता है। यही त्यौहार है। ठीक है, झारखंड में मनाया जाता है, बहुत जनजाति में मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है? तो दीपावली। इसमें तो ऐसे 12 वर्ष में और भी त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन यहाँ 4 में से एक ही दीपावली ही ऑप्शन था। दीपावली पर्व 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। जनी शिकार पर्व भी 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। ये सभी सामूहिक त्यौहार हैं। ठीक है, अगला है एक और त्यौहार है जो 12 वर्षों में मनाया जाता है, वो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं होगा तो हम अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है, अगला है 113 किस त्यौहार में महिलाएं पुरुष वेश धारण कर परंपरागत हथियार लेकर शिकार खेलने निकलती हैं? तो ए है जनी शिकार। जनी शिकार में महिलाएं पुरुष वेश धारण करके परंपरागत हथियार लेकर शिकार खेलने निकलती है। यह प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला महिलाओं का सामूहिक त्यौहार है। इस त्यौहार में शाम में अखड़ा में सभी इकट्ठा होते हैं, जहां पाहन द्वारा सभी को मांस बांटा जाता है। मतलब दिन भर में जितना जानवर मान के लाए, अब लास्ट में उस सबका क्या होता है, बटाई होता है कि सबको बराबर बराबर बांट दिया जाए, चाहे कोई कितना भी शिकार किया हो सब घर लेके जाएगा। अगला है कि 114 टुसु पर्व के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह मकर संक्रांति को टुसु नामक कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। बिल्कुल सही। इसमें टुसु की स्थापना के लिए रंग बिरंगे कागजों व धातु की खपचियों से मंदिर नुमा चौड़ल बनाया जाता है। नहीं, धातु यूज नहीं होता है, बांस का खपची बनाया जाता है, बांस यूज होता है, तब ना पानी में तैरेगा। धातु को बना दीजिएगा तो पानी में कहाँ तैरेगा। टुसु की प्रतिमा को भूमि में गाड़ दिया जाता है, नहीं। और उपरोक्त सभी नहीं। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसका आंसर सत्य पूछा था ना, तो एक ही सही हुआ, पहला स्टेटमेंट ही सही हुआ, बाकी तो सब गलत ही हो गया। यह मकर संक्रांति को टुसु नामक कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। इसमें टुसु की स्थापना के लिए रंग बिरंगे कागजों व बांस की खपचियों से मंदिर नुमा चौड़ल बनाया जाता है। किसी नदी या तालाब में चौड़ल के साथ टुसु की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। ठीक है, अगला देखिए 115 नंबर क्वेश्चन। टुसु पर्व संबंधित है किससे? तो बी सूर्य पूजा से। टुसु पर्व सूर्य पूजा से संबंधित है। पंच परगना क्षेत्र में इसका आयोजन होता है। यह मेला एक निर्धन कुर्मी किसान की बेटी टुसु की नदी में कूदकर बलिदान देने की स्मृति में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन टुसु महोत्सव का आरंभ होता है, जो 1 महीने तक चलता है। इस अवसर पर 8 प्रकार के अनाजों को भूनकर टुसु की प्रतिमा के सामने भोग लगाया जाता है, गीत गाए जाते हैं और अगले दिन सूर्योदय होने से पहले ही इस प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। टुसु की कहानी आप लोग को मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो बुक में बैठ करके पढ़ लीजिए, इंटरेस्टिंग स्टोरी रहेगा और कहानी के साथ साथ पूरा चैप्टर भी याद हो जाएगा। बहुरा पर्व कब मनाया जाता है? तो ए भादो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। ठीक है, बहुरा पर्व भादो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन अच्छी वर्षा एवं संतान प्राप्ति के लिए स्त्रियों द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा समय, भादो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। बहुरा पर्व राइज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है राइज बहरलक। बहरा से बहरलक याद रखिएगा, राइज अपने याद रह जाएगा। ठीक है, अगला याद रखिए 17 नंबर। ओहिरा गीत का संबंध किस त्यौहार से है? तो ओहिरा ए कह रहा है वंदना। ओहिरा गीत का संबंध वंदना त्यौहार से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से त्यौहारों के दौरान जनजाति महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं? तो ये है सी मुक्का सेंद्रा। इस दिन सबको अपना अपना घर का मुर्गा मुर्गी और जो भी है सबको छुपा के रखना पड़ता है, नहीं तो मार के लेके चली जाती हैं। मुक्का सेंद्रा त्योहारों के दौरान जनजाति महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं, और जब ये मार के ले जाएंगी तो कोई मना भी नहीं कर सकता है। उस दिन उन लोगों को बिल्कुल छूट रहता है, आप लड़ भी नहीं सकते हैं और पैसा भी नहीं मांग सकते उससे। निम्न में से किस त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो यह है रोहिन।
रोहिन को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। रोहिन है तो बीज बोना इससे रिलेटेड है, ये याद रखना है। वंदना त्यौहार के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे थे। अब देखिए कि वंदना त्यौहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो पढ़िए इसको। यह कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। हाँ, मनाया जाता है। यह त्यौहार 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है, जिसमें जानवरों को धोकर सजाया जाता है। हाँ, सजाया जाता है। इसमें करम डाल की पूजा होती है। नहीं, कर्मा में करम डाल की पूजा होती है। तो ए और बी सही है। यह कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। कौन? वंदना। यह त्यौहार 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है, जिसमें जानवरों को धोकर सजाया जाता है। जानवर हम लोग को इतना कुछ देते हैं, साल में हम लोग 1 या 2 दिन उनको भी तो थोड़ा स्पेशल फील कराए। किस त्यौहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं? यह मंडा है, इसीलिए कभी मंडा देखने का मौका मिले तो जरूर जाइए। मंडा त्यौहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं। मंडा पर्व वैशाख माह के अक्षय तृतीया को मनाया जाता है, मतलब कि अक्षय तृतीया रहता है उस दिन, है ना। अगला है झारखंड के मुड़मा जतरा मेला, जो कि रांची में लगता है। अभी हम लोग पढ़े थे रांची का सारा मेला, उसमें मुड़मा जतरा मेला था ना। मुड़मा जतरा मेला रांची से 28 किलोमीटर दूरी रांची चतरा मार्ग पर मुड़मा गांव में इस मेले का आयोजन होता है। रांची से चतरा नहीं जाना है, रांची से जमशेदपुर जाना है, नहीं डाल्टनगंज जाना है, सॉरी, रांची डाल्टनगंज। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मुड़मा जतरा मेला को उरांव जनजाति का रोहतासगढ़ छोड़कर झारखंड में निवास करने से जोड़ के देखा जाता है। ये सही है। तो केवल 2 स्टेटमेंट सही है, मतलब दूसरा स्टेटमेंट सही है, 2 नहीं। एक स्टेटमेंट तो पहला गलत हो गया था ना। मुड़मा जतरा मेला रांची से 28 किलोमीटर दूर रांची डाल्टनगंज मार्ग में मुड़मा गांव में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले को उरांव जनजाति का रोहतासगढ़ छोड़कर झारखंड में निवास करने से जोड़कर देखा जाता है, हालांकि इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। मुंडा और उरांव के बीच आपसी समझौता मुड़मा में ही हुआ, तभी से ही मुड़मा जतरा का आयोजन हुआ। मुड़मा मेले का दूसरे दिन जतरा खूंट की पूजा का प्रचलन है। इस अवसर पर सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें सबसे प्रमुख संपा चंपा है। ये मेला 2 दिन चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। झारखंड के राम रेखा मेला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो अब हम लोग कथन देखने चलेंगे। कथन है पहला, जामताड़ा में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह 3 दिवसीय मेला लगता है। जामताड़ा में क्यों लगेगा? राम रेखा धाम सिमडेगा में है, तो जामताड़ा में मेला क्यों लगेगा? तो जामताड़ा की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हुआ। यह तिथि सिमडेगा के प्रसिद्ध संत प्रपन्नाचार्य जी के महाराज जी के पुण्यतिथि पर बनता है। हाँ, ये ठीक है। इस अवसर पर भक्त पहाड़ी के पवित्र कुंड में स्नान कर गुफा में स्थित राम सीता मंदिर का दर्शन करते हैं और राम रेखा बाबा की समाधि पर शीश झुकाते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। तो हम लोग देखेंगे दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट हम लोग का सही है, तो सी स्टेटमेंट सही है। सिमडेगा में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह 3 दिवसीय मेला लगता है। अब मिलान कीजिए 124 नंबर। इसमें कोई हार्ड काम नहीं है। आप श्रावणी मेला बैद्यनाथ धाम पहुंचा दीजिए, नरसिंह धाम मेला हजारीबाग पहुंचा दीजिए, नौमी डोल मेला टाटी सिलवे और रथ यात्रा को रांची, है ना। वह आंसर आप टिक लगा लीजिएगा। यहाँ अब हम देख लेते हैं व्याख्या में। रथ यात्रा में इतना रांची में लग जाता है। श्रावणी मेला जो सावन का मेला है बैद्यनाथ धाम में लगता है। नरसिंह मेला और सूर्यकुंड मेला हजारीबाग में लगता था। नौमी डोल मेला टाटी सिलवे में लगता है। झारखंड के अन्य मेले अगर बोले तो मक्का मारो पहाड़ पर मेला लगता है परशुराम आश्रम में। हथिया पत्थर मेला बोकारो में लगता है। बिंदु धाम मेला साहिबगंज में लगता है और देवोत्थान मेला रांची में लगता है। अभी रांची के सब मेला पढ़े हैं हम लोग। अब चलिए 125 नंबर क्वेश्चन फटाफट। हिजला मेला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहले में जब पहला क्वेश्चन पढ़े थे वहाँ हिजला मेला के बारे में बहुत जानकारी लिए थे। अब वो जानकारी आपको कितना याद है देखिए। हिजला शब्द हिजलोपाइट नामक खनिज का संक्षिप्त रूप है। हाँ है। इस मेले को प्रतिवर्ष शरद ऋतु यानी कि फरवरी मार्च के महीने में आयोजित किया जाता है। हाँ, किया जाता है। संथाल परगना के तत्कालीन अंग्रेज आयुक्त कैप्टन टैनर थे? नहीं, कास्टेयर्स थे। अब अगर वहाँ क्वेश्चन को ध्यान में देखे होते तो यहाँ पे टैनर के में कंफ्यूज नहीं होते। 1890 में हिजला मेला की शुरुआत की थी तो कैप्टन टैनर्स ने नहीं की थी, कास्टेयर्स ने की थी। स्टेटमेंट गलत। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर सी हो जाएगा। सी हो गया कि गलत? यही है, हमसे गलत है पूछा था। हिजला शब्द हिजलोपाइट नामक खनिज का संक्षिप्त रूप है जो दुमका जिला के हिजला पहाड़ी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है।
संथाल परगना के तत्कालीन आयुक्त जो थे वो कास्टेयर्स थे। 1890 ईस्वी में हिजला मेला की शुरुआत की थी। तब से लेकर प्रतिवर्ष शरद ऋतु में यानी कि फरवरी मार्च, ना ज़्यादा ठंडा रहे ना ज़्यादा गर्मी रहे, क्योंकि मेला में जाइएगा बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा तो भी काम नहीं चलेगा, गर्मी रहेगा तो मेला ही नहीं हो जाएगा। इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो फरवरी मार्च का समय हम लोग के झारखंड में बहुत अच्छा समय रहता है कि नहीं। उस समय मेला अच्छा लगता है घूमने जाने में। अब यहाँ भी मिलान कीजिए तो बताइए कि गांधी मेला कहाँ जाएगा, बुढ़ई मेला कहाँ जाएगा, कौन कहाँ जाएगा। तो हम लोग सब जानते हैं कि बुढ़ई मेला देवघर जाएगा, है ना। गांधी मेला सिमडेगा चला जाएगा, मंडा मेला हजारीबाग जाएगा और बूढ़ा जतरा मेला रांची जाएगा। अब हम लोग यहाँ भी देख लेते हैं इसको। गांधी मेला सिमडेगा, मंडा मेला हजारीबाग, बुढ़ई मेला देवघर, बूढ़ा जतरा मेला रांची बेड़ो, रानी चुम्बा मेला रांची, उर्स मेला गुमला, सूर्यकुंड मेला हजारीबाग, हिजला मेला दुमका। बोलते बोलते जीभ भी उल्टाना बंद हो जाता है, बोलता है कि नहीं अब बस करो, लेकिन अभी बस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारा टॉपिक बाकी है। 127 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य पहचानिए। जनजातीय जीवन की आधारशिला उनकी परंपराएं हैं, बिल्कुल है। आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जनजातियों में नामकरण, गोत्र बंधन, शादी ब्याह जैसे उत्सव प्रकृति से प्रेरित है, हाँ बिल्कुल प्रेरित है। जनजातीय आदिवासी लोग आज भी बिल्कुल प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो उपयुक्त सभी कथन सही है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। अगला है झारखंड का जनजातीय परिवार कैसा है। तो जानिए सब पितृसत्तात्मक है। यहाँ बेटे लोग को अधिकार मिलता है संपत्ति में भी, और बेटी को शादी करके दूसरे घर जाना है और वो दूसरे घर का फिर गोत्र लेंगी, उसको यहाँ पर नहीं मिलता है। और माँ का बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं, पिता का वैल्यू ज़्यादा चलता है। झारखंड का जनजातीय परिवार पितृसत्तात्मक है। जनजातीय परिवार में संतान पिता का गोत्र पाता है। जनजातीय परिवार में शादी होने के बाद लड़की पति का गोत्र अपनाती है, यानी कि लड़की को अपने घर का नहीं मानते। पितृसत्तात्मक समाज है हम लोग का। उरांव जनजाति में परिवार के धन पर किसका अधिकार होता है। तो यह पुरुष का अधिकार होता है, यानी कि एक इंसान है जो बहुत बड़ा खेत का मालिक है, उसके 2 बेटे हैं 1 बेटी है, तो जब वो मर जाएंगे तो आगे चल के 2 बेटा को संपत्ति मिलेगा लेकिन बेटी को संपत्ति नहीं मिलेगा। यहाँ कोई भी बेटी को संपत्ति का अधिकार नहीं है, ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग। वो अपना ससुराल में जाएगी, वहाँ ससुराल में उसको मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। 130 हो जनजाति में किस आधार पर परिवार बनते हैं। तो किली के आधार पर बनते हैं, ठीक है। हो जनजाति में किली के आधार पर परिवार बनते हैं। 131 निम्न में से किसका सेवन जनजातियों की सर्वकालिक परंपरा है। तो हड़िया पी के सब मस्त रहते हैं, हड़िया जबकि ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, तभी तो सब अपने अपने काम में ध्यान लगाएंगे। तो हड़िया का सेवन सर्वकालिक परंपरा है, मतलब हड़िया शुरू से देव लोग को चढ़ाते आ रहे हैं और पीते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत पुरानी परंपरा है। अगला है संथाल जनजाति में दीक्षा संस्कार को किस नाम से पुकारा जाता है। तो इसको बोलते हैं चाचो छठियार। दीक्षा संस्कार को चाचो छठियार कहते हैं। संथाल जनजाति में दीक्षा संस्कार को चाचो छठियार के नाम से पुकारा जाता है। ये हम लोग संस्कृति और सभ्यता पढ़ रहे हैं। संस्कृति और सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। सब कुछ मिला करके, जैसे कि सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सब मिला के 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। संथाल जनजाति के जन्म संस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, जन्मजात शिशु का नाल तीर के नुकीले धारों से काटा जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका आहार नाल जो होता है वो माँ के नाल से जुड़ा रहता है, तो उसको काटा जाता है जन्म के थोड़े देर के बाद। तो कह रहे हैं कि इन लोगों में नुकीले धार जो होता है तीर के, उससे काटा जाता है। तो हाँ, उसी से काटा जाता है। प्रसव के पहले 9 माह के गर्भावस्था में स्वाद भक्षण कराया जाता है, ठीक है। ये भी जन्म के बाद पारू बूढ़ी एवं छठियारी मनाई जाती है, हाँ तो ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही है। संथाल जनजाति के जन्म संस्कार के अवसर पर जन्मजात शिशु का नाल तीर के नुकीले धारों से काटा जाता है। प्रसव के पहले 9 माह के गर्भावस्था में स्वाद भक्षण कराया जाता है। जन्म के बाद पारू बूढ़ी एवं छठियारी मनाई जाती है। हम लोग में भी छठियारी होता है, 6 दिन के बाद होता है। कहीं कहीं लोग कोई अलग ही चीज़ में पड़ जाते हैं तो सतैसा भी होता है। अब है 134। झारखंड की प्रायः सभी जनजातियों के सामाजिक संरचना में किस व्यवस्था की उपस्थिति रहती है। तो गोत्र की है। आप सब में जाइए, सब में गोत्र मिलेगा आपको। झारखंड की प्रायः सभी जनजातियों के सामाजिक संरचना में गोत्र व्यवस्था उपस्थित रहती है। कुछ में नहीं है तो आप उसका नाम बता सकते हैं अगर आपको याद हो तो।
मुंडा जनजाति में विवाह की बात निम्न में से किसके द्वारा तय की जाती है? तो चिरी और रिकी। अभी कौन है, आप ही लोग बताइए। मुंडा जनजाति में विवाह की बात चिरी और रिकी द्वारा तय की जाती है। कौन है ये? अगुआ रहता है, कौन रहता है? अगर आपको किसी को मालूम हो तो बताइए। हो जनजाति में लड़के के माता पिता निम्न में से किसे लड़की के माता पिता के घर में भेजकर शादी ठीक करते हैं? तो सुइया। ठीक है, सुइया भेज कर शादी सेट होता है। आगे चलिए। हो जनजाति में लड़के के माता पिता सुइया लड़की के माता पिता के घर में भेजते हैं और शादी ठीक करते हैं। अगला है, झारखंड की जनजातियों में धार्मिक विश्वास और आस्था का आधार है तो बोंगा। बोंगा जो है वो धार्मिक विश्वास है उन पर। सिंह बोंगा चाहे कोई भी हो वो सबसे पूज्य है। झारखंड की जनजातियों में बोंगा धार्मिक विश्वास और आस्था के आधार हैं। ठीक है। विवाह के पूर्व सगाई का रस्म निम्न में से किस जनजाति में की जाती है? तो बंजारा में की जाती है। विवाह के पूर्व सगाई का रस्म बंजारा जनजाति में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस जनजाति के लोग मृत्यु के 15 दिन के बाद कमान रस्म निभाते हैं? तो इसका सही आंसर है कोरवा। कमान रस्म जब भी पूछेगा तो कोरवा को याद कीजिएगा। कोरवा जनजाति के लोग मृत्यु के 15 दिन बाद कमान नाम का रस्म अदा करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनजातियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब सत्य कथन पहचानिए। पहला है, मृत्यु के बाद शव को गाड़ने और जलाने दोनों की प्रथाएं हैं परंतु दाह संस्कार कम होता है। मतलब कि गाड़ा भी जाता है, जलाया भी जाता है, लेकिन जलाते लोग कम है और ज़्यादा दफना देते हैं। चलिए ठीक है। मृत्यु छूत प्रायः सभी में 9 दिन तक माना जाता है। ठीक है। जबकि आप सदान में देख लीजिए और हिंदू लोग में देख लीजिए तो 12 से 13 दिन मानते हैं सब। मुंडा समुदाय की जातियों में अम्बुल आदेर रस्म होता है? हाँ होता है। तो डी सही है। ठीक है, मतलब सबसे सही डी होगा, उपयुक्त सभी। जनजातियों में मृत्यु के बाद शव को गाड़ने और जलाने दोनों की प्रथाएं हैं परंतु दाह संस्कार कम होता है। मृत्यु छूत प्रायः सभी में 9 दिनों तक माना जाता है। मुंडा समुदाय की जातियों में अम्बुल आदेर रस्म होता है। ठीक है। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति मृत्यु के बाद जग टोपा व सबसी रस्म करते हैं? तो ये दो रस्म कौन करते हैं? हो जनजाति करते हैं। याद कीजिए, हो जनजाति मृत्यु के बाद जग टोपा व सबसी रस्म निभाते हैं। ठीक है। अब हम लोग आ जाएंगे किले एवं राजप्रसाद, यानी कि कौन राजा था, कौन किला में रहता था, कौन किला बनवाया था, यही है। 142, झारखंड के पलामू किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहले स्टेटमेंट देखा जाए। स्टेटमेंट है, चेरो राजाओं ने लातेहार में इस किले का निर्माण करवाया। यहाँ 2 किले हैं, नया किला और पुराना किला। सही है, बिल्कुल सही है। पुराना किले का निर्माण प्रताप राय ने, जबकि नए किले का निर्माण मेदिनी राय ने कराया था। ये भी ठीक है। यह अमानत नदी के तट पर है तथा इसका मुख्य आकर्षण नागपुरी दरवाजा है। इस किले के भीतर दाऊद खान ने 1761। गलत। अमानत नदी गलत, ये गलत। ठीक है। अब इसका व्याख्या देखिए, सब समझ में आ जाएगा। यह औरंगा नदी के तट पर है। किस नदी पे? औरंगा नदी पर। इसका मुख्य आकर्षण नागपुरी दरवाजा है। इस किले के भीतर दाऊद खान ने 1661 ईस्वी में मस्जिद बनवाया था। 1761 तो बहुत आगे समय चल गया। ये सब दाऊद खान, ये सब कब है? 1661 के समय में न रहेगा। झारखंड के चैनपुर किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब चैनपुर किला में चैन किसी को आया कि नहीं वो देखा जाए। तो पलामू स्थित चैनपुर किले का निर्माण राजा पूरनमल के वंशजों ने किया था। ठीक है। चैनपुर किले के भीतर चैनपुर बंगला नामक स्मारक भी है। यहाँ किला अमानत नदी के तट पर है। अमानत नदी नहीं, कोयल नदी के तट पर है। तो ए सही हो जाएगा। पलामू स्थित चैनपुर किले का निर्माण राजा पूरनमल के वंशजों ने कराया था। चैनपुर किले के भीतर चैनपुर बंगला नामक स्मारक भी है। ठीक है। यह उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। अगला, झारखंड के विश्रामपुर किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विश्रामपुर किला, पढ़िए इसका स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, पलामू में चेरोवंशी राजा मेदिनी राय ने इस किले का निर्माण करवाया था। मेदिनी राय कराया था? नहीं, मेदिनी राय क्यों करवाएगा। दूसरा, इसके निर्माण में 9 वर्ष लगा था। ये सही है। विश्रामपुर किला को पलामू के चेरोवंशी राजा तडवन ने करवाया था। किसने करवाया था? तडवन। इसके निर्माण में 9 वर्ष लगा था। ये सही है। झारखंड के रोहिल्ला किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब इसको पढ़ा जाए।
पलामू के जपला में रोहिल्ला सरदार मुजफ्फर खान ने इस किले का निर्माण करवाया था जो त्रिभुजाकार आकृति में दिखती है। बिल्कुल सही। नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सरदार मुजफ्फर खान, मुजफ्फरपुर वाला मुजफ्फर खान इसको बनवाया था। त्रिभुजाकार आकृति है। रोहिला किला चतुर्भुजाकार आकृति में दिखती है। जब त्रिभुजाकार सही है तो चतुर्भुजाकार कैसे सही हो जाएगा। रोहिला किला त्रिभुजाकार आकृति में दिखती है। ठीक है, आज इतना ही। फिर इसके बाद का जो बच जाएगा उसको हम लोग और बाकी कंप्लीट करेंगे। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर बहुत ज़्यादा है 5, पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है और छोटा छोटा टॉपिक भी है, तो नंबर उठ जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।